अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। जी ताई जी, अर्पिता आपसे बात करना चाहती है, शान बोले। ठीक है, लाओ फ़ोन दो, शोभा ने कहा तो शान ने फ़ोन आगे बढ़ा दिया। शोभा, हाँ अर्पिता बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो ताई जी, हमारे पास दूसरी कोई साड़ी नहीं है पहनने को, अर्पिता ने झिझकते हुए कहा। जिसे सुन शोभा बोली, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी अरेंज कर भिजवाती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लो, ठीक है? शोभा जी बड़े प्यार से बोली। जी ताई जी धन्यवाद, अर्पिता ने कहा तो शोभा जी फोन रख दिया और प्रशांत से बोली, तुम गाड़ी निकालो, मैं स्नेहा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, जल्दी शॉपिंग कर आना, फिर कुछ रस्में हैं और है उन्हें भी करनी है, ठीक है? जी ताई जी, प्रशांत ने कहा और वहाँ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाते हैं। शोभा जी स्नेहा के पास गई और बोली, स्नेहा तुम अभी प्रशांत के पास जाकर अर्पिता के लिए शॉपिंग करा लाओ। आर्य को मैं जीजी को दे आती हूँ, वो संभाल लेगी, ठीक है? जी ताई जी, स्नेहा ने कहा और अपना पर्स उठाकर वहाँ से निकल जाती है। शीला अपने कमरे में गुमसुम परेशान बैठी हुई है। उनके मन में इस समय कई ख्यालात चल रहे हैं। अर्पिता से वादा लेने पर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। ये मानसिकता ही है इंसान का, एक बार किसी विषय में कोई राय बना लेता है, उसे आसानी से बदल नहीं सकता। शीला अपने कमरे से उठी और छत पर जाने के लिए निकलती है। मन में ख्यालात चल रहे हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ती जाती है, ख्यालियों में इतना डूब जाती है कि सीढ़ियों पर पैर जम नहीं पाता है और वह चीखते हुए लुढ़क कर नीचे आ जाती है। चीख सुनकर घर में अपने अपने कमरों से आराम कर रहे सदस्यों की नींद खुल जाती है और सभी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं शीला जी दर्द से कहराती हुई सीढ़ियों से नीचे पड़ी है। उनके सर पर भी चोट लगी है और एक पैर में सूजन आने लगी है। अर्पिता, किरण, परम, प्रेम, राधिका, सुमित, चित्रा सभी आते हैं। चाची जी क्या हुआ, आप चीखी क्यों? सभी आते हुए बोले, वंग चोट देख सब समझ गए। शोभा सुमित से बोली, सुमित जल्दी से अपनी गाड़ी निकालिए, शीला को हॉस्पिटल लेकर निकलना होगा। जी चाची, कहते हुए सुमित चाबी उठा वहां से निकलते हैं। वहीं प्रेम परम दोनों शीला के सहारा देकर गाड़ी तक ले जाते हैं एवं प्रेम, नृपेंद्र जी, कमला तीनों शीला के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी दौड़ा देते हैं एवं हॉस्पिटल के सामने रोकते हैं, जहां वो शीला जी को स्ट्रेचर के मदद से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर शीला जी को ट्रीट करने लगते हैं एवं कुछ ही देर बाद बाहर आकर बताते हैं, पेशेंट के पैर में गहरा फ्रैक्चर आया है, जिसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। मैंने पट्टी कर दी है, इन्हें कम से कम 1 महीने पूरे बेड रेस्ट करना होगा। सर पर पट्टी कर दी है, आप लोग चाहे तो इनसे मिल सकते हैं, कह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। प्रेम घर फोन कर शोभा जी की पूरी बात बताते हैं। शोभा जी, ठीक है प्रेम, फिर तुम डॉक्टर से डिस्चार्ज के बारे में बात कर लो, कब तक कर देंगे? जी माँ, प्रेम ने कहा और फोन रख दिया। वहीं बेड पर लेटी शीला जी मन ही मन सोचती है, आज घर में तुम्हारा पहला दिन था अर्पिता, और आज ही मेरी टांग तुड़वा दी तुमने। शोभा, राधिका, श्रुति सभी हॉल में बैठे हुए हैं एवं प्रेम के फोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेम हॉस्पिटल में डिस्चार्ज की बात कर रहा है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं, आप इन्हें अभी लेकर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस इन्हें टोटल बेड रेस्ट देना होगा। प्रेम डॉक्टर की बात से सहमत हो कमला और बाकी सबके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि हम चाची जी को घर ले जा सकते हैं, बस इन्हें बेड रेस्ट करने देना होगा। कमला उससे कहती है, ठीक है, घर पर बाकी सब है, उसका ध्यान रख लेंगे। तुम एक कार्य करो, घर पर फोन कर शोभा से शीला के लिए कमरा व्यवस्थित करने को बोल दो। जी ताई जी, प्रेम ने कहा एवं अपनी माँ शोभा को फोन कर बोला, माँ हम लोग चाची जी को लेकर घर के लिए निकल रहे हैं, आप उनके लिए उचित व्यवस्था करा दीजिए। ठीक है प्रेम, शोभा जी ने कहा एवं वो शीला के लिए नीचे ही एक कमरे में ठहरने की व्यवस्था करा देती है। शान और स्नेहा दोनों ही दरवाजे से सामान पकड़े अंदर चले आते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन घर के सदस्यों को एक साथ नीचे हॉल में देख उनके चेहरे का मुस्कान के स्थान पर गंभीरता आ जाती है। स्नेहा अर्पिता के पास आकर उसे सामान पकड़ा देती है, जिसे लेकर अर्पिता शोभा से कह अपने कमरे में चली जाती है। सबको चेहरे पर गंभीरता देख शान शोभा के पास गए और बोले, ताई जी क्या बात है?
सब यहाँ एकत्रित हैं। कुछ हुआ है क्या घर? शोभा जी बोली, हाँ, वो छोटी सीढ़ियों से गिर गई है तो उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। प्रेम उसे अभी हॉस्पिटल से लेकर ही आ रहा होगा। शोभा की बात सुन सान परेशान हो जाते हैं। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगते हैं। किरण, राधिका, स्नेहा तीनों एक साथ ही खड़ी होती है। अर्पिता भी चेंज कर नीचे चली आती है एवं आकर शोभा के पास खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में प्रेम जी शीला को लेकर घर आ जाते हैं। शान तुरंत ही अपनी माँ के पास आ जाते हैं। प्रेम जी और शान दोनों ही शीला को उनके लिए तैयार कमरे में ले जाते हैं। उनके पीछे ही परिवार के सभी सदस्य पहुंचते हैं। शीला जी को बिस्तर पर लिटाकर शान उसके पास ही बैठ गए और बोले, माँ, आप इतना क्यों सोचती है? हर बार अपना ही नुकसान कर बैठती है। क्यों नहीं ध्यान रखती अपना? आपको पता है कितना दुख हो रहा है मुझे आपको इस तरह देखकर। शान की बात सुन शीला जी बोली, तुम परेशान मत हो प्रशांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी के बुरे कदम इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि मेरी जान पर बन आए। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं फिर ठीक ठाक हूँ, अपने पैरों पर चलने लगूंगी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। शीला जी की बातों का अर्थ अर्पिता और शोभा दोनों बखूबी समझती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती है। देर हो चुकी है, अब कुछ रस्में बची हुई है, वो निभा ली जाए, फिर हम सब आगे का कार्य की चर्चा करते हैं। हाँ शोभा, ये सही रहेगा, कमला ने कहा और बाहर चली आती है। शान के पिताजी शीला के पास रुकते हैं और शान, अर्पिता, किरण, परम, श्रुति सभी बाहर आकर बची हुई रस्में को एंजॉय करने लगते हैं। रस्में खत्म होने के बाद शोभा किरण को श्रुति के साथ भेज स्वयं स्नेहा और चित्रा के साथ रसोई में चली जाती है। वहीं शान और अर्पिता शीला के पास जाकर बैठते हैं। बच्चों को देख शान के पिताजी वहां से चले जाते हैं। परम, प्रेम और राधिका तीनों की तिगड़ी एक बार फिर एक साथ बैठ जाती है और आपस में बातचीत करने लगते हैं। अर्पिता को अपने सामने देख शीला शान से बोली, प्रशांत, तुम थक गए होंगे, जाओ जाकर रेस्ट कर लो। अर्पिता है ना मेरे पास, जब तुम रेस्ट कर लो। अपनी माँ की बात सुन शान को अटपटा लगा। अर्पिता की ओर देखते हैं जिसके चेहरे पर गंभीरता सज रही है। वह मन ही मन सोचता है, कुछ घंटों पहले तक तो माँ अर्पिता को देखना तक पसंद नहीं कर रही थी और अब अपने पास रुकने के लिए बोल रही है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं वो एकांत में उसे कुछ सुनाना चाहती हो? मैं उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए वो शीला से बोली, माँ, अर्पिता है, यहीं रहूंगा, मैं अभी नहीं जाने वाला। तब तक आप ठीक नहीं हो रही है, तब तक आपका ध्यान मैं खुद रखूंगा। प्रशांत की बात सुन शीला बोली, मैं कौन से तुम्हें मुझसे दूर जाने कह रही हूँ प्रशांत, मैं बस कुछ देर आराम करने के लिए कह रही हूँ। वह कर लो जाकर, तुम चले आना, उसके बाद अर्पिता चली जाएगी। ठीक है माँ, तो पहले अर्पिता जाकर रेस्ट कर ले, मैं तो यहीं बैठूंगा और अब इसके बारे में कुछ बहस नहीं, शान ने कहा और अर्पिता की ओर देखा। अर्पिता वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसे जाता देख शान ने मन ही मन सोचा, कम से कम चली गई, नहीं तो माँ ने जाने इससे क्या बोलती और ये अबला नारी बन सुनती रहती। न जाने लड़कियों को शादी के बाद हो क्या जाता है, सबला से अबला बन जाती है। मानता हूँ रिश्ता निभाना जरूरी होता है, लेकिन निभाने के लिए सुनने के अलावा कई और तरीके होते हैं। झगड़ा करना न करना अलग बात है। मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने, अभी आपको कुछ चाहिए नहीं होगा तो आवाज लगा देना, ठीक है? कहते हुए शान कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रशांत को अचानक से गया देख शीला मन ही मन सोचती है, ना खुद रुका ना ही अर्पिता को रुकने दिया। अभी तो एक पल भी हिलने को तैयार नहीं था और अब देखो बीबी के जाते ही खुद भी निकल लिया। वही अर्पिता कमरे से ब्लैंकेट लेकर वापस शीला के पास आती है और शान को न देख बुदबुदाते हुए कहती है, शायद कोई इम्पोर्टेंट फोन आ गया होगा। वह शीला जी के पास आकर बैठ जाती है। उसे देख शीला जी कहती है, तुम वापस आ गई, प्रशांत तुम्हें यहाँ देखेगा तो गुस्सा करेगा। शीला की बात सुन अर्पिता बोली, वह हम देख लेंगे माँ, आप बस आराम से रेस्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ मेरे पास क्यों बैठी हो? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं बोल दूंगी। ठीक माँ, कहते हुए अर्पिता वहाँ से पास ही पड़े लकड़ी के सोफे पर बैठ जाती है। वहीं बैठे हुए थके होने के कारण उसे नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है तो एवं उठकर एक नज़र शीला की ओर देखती है जो गहरी नींद में सो रही है। ये देख वहाँ से निकल जाती है एवं स्नान वगैरह कर तैयार
होकर नीचे चली आती है। राधु को देख उसे सुप्रभात कहती है एवं उसकी मदद करते हुए आरती वंदन करती है। आवाज सुनकर किरण भी मंदिर प्रांगण में चली आती है। शान, परम, प्रेम, सुमित, स्नेहा, चित्रा, छाया, श्रुति, शोभा, कमला सभी वहीं आ जाते हैं। आरती पूजन संपन्न कर अर्पिता सभी को आरती देती है एवं घर में आरती घुमाने लगती है। चलते हुए पैरों पर पायलों की रुंझुन सुनते हुए शान धीमी आवाज में कहते हैं, मेरी वो कहीं तो होगी, आज मेरी आंखों के सामने साकार रूप में अपनी पायलों के रुंझुन से मेरे नीरस जीवन को सरस बनाकर मेरे घर को गुलजार कर रही है, जिसे सुनकर प्रेम कहते, बस यही दुआ है ठाकुर जी से, तुम्हारी जीवन में खुशियां यूं ही बरकरार रहे। अर्पिता थाली वापस लाकर पूजा घर में रख देती है। उसे देख शोभा कहती है, अर्पिता, किरण, आज कुलदेवी की पूजा है, उनके लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना लेना, बाकी कार्य हम सब मिलकर कर लेंगे, ठीक है। शोभा की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराई और किरण के साथ रसोई में जाकर अपने कार्य पर लग जाती है एवं कुछ ही देर में मीठा बना लेती है। शोभा जी, स्नेहा भी वहीं आ जाती है तो उनकी मदद करने लगती है। शोभा जी उससे बताती है, आज खाना कुलदेवी की पूजा के बाद ही सबको मिलेगा, इसीलिए चाय वगैरह भी नहीं बनेगी। ये सुन अर्पिता विनम्रता से बोली, ताई जी, हम सभी व्रत रख लेंगे, लेकिन माँ, उन्हें भूख लगेगी तो हम बस उनके लिए ही एक कप चाय बनाना चाहते हैं। ठीक है अर्पिता, शोभा जी बोली। ठीक है अर्पिता, शोभा जी ने कहा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए चाय बनाकर शीला के पास ले जाती है एवं वही टेबल पर रख स्पून से उसे पिलाने लगती है। शीला जी ने नजरें फेर कर मना किया तो अर्पिता बोली, माँ, आपका गुस्सा एक और एवं स्वस्थ एक और, एक बार ठीक हो जाइए फिर खूब गुस्सा करना, तब तक गुस्से में इकट्ठा कर पोटली बनाकर रख लो, ताकि जिस दिन आप ठीक हो जाओ उसे खोलकर हमारे ऊपर सब निकाल देना। अर्पिता की बात सुन शीला बोली, प्रशांत कहाँ है? वह नहीं आया अब तक? क्यों? कल रात से नहीं आया है मेरे पास। वो थक गए तब गहरी नींद से सो गए होंगे। अभी सुबह तो नहा धोकर बाहर ही थे, हम अभी बुलाते हैं, आप बस खुश रहिए, तभी तो आप जल्दी ठीक हो पाएगी। अर्पिता की बात सुन शीला बड़बड़ाई, तुम्हारे सामने होने पर भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अर्पिता सुनकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं खुश रहने के लिए किसी के सामने होने ना होने से क्या लेना देना, खुश तो हम स्वयं से होते हैं, किसी अन्य से थोड़ी ही। खैर, हम अब आते हैं, ठीक है। कहते हुए अर्पिता बाहर चली आती है और शान को ढूंढने लगती है। शान, जो इस समय सब इसके इतर छत पर झूले में बैठे हुए मजे से हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहे हैं। अर्पिता नीचे चारों ओर देखती है, जब शान नहीं दिखते हैं तो अपना फोन निकालकर शान को संदेश, कहाँ है आप शान, लिखकर भेज देती है। एक बेचैनी से शान के आवाज का इंतजार करने लगती है। वही शान को फोन साइलेंट मोड पर होने के कारण अर्पिता का संदेश का पता ही नहीं चलता। वो मस्त मग्न होकर गाना सुनते रहते हैं। श्रुति, जो किरण के पास से हॉल में आ रही है, अर्पिता को बेचैन देख उसके पास आई और पूछते हुए बोली, क्या बात है अर्पिता, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। आवाज सुन अर्पिता ने श्रुति की ओर देखा और बोली, परेशान नहीं है श्रुति, बस हम शान को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है वो कहाँ है? अर्पिता की बात सुन श्रुति हैरानी से बोली, कौन शान अर्पिता, अब ये शान कौन है? श्रुति की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, शान अर्थात तुम्हारे भाई, उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं देखी हो तुम? अर्पिता की बात सुन श्रुति शरारत से बोली, अरे वो कृष्ण की राधा, अगर कृष्ण को ढूंढना है तो जाकर कुंज गलियों में ढूंढो, यहाँ घर में तुम्हारे श्याम न मिलने वाले। तुम्हारे श्याम तो बैठे होंगे संगीत के धुन में मग्न होकर किसी कुंज लताओं के आनंद ले रहे होंगे। प्रकृति का जाकर वहीं ढूंढो। कहते हुए श्रुति आगे बढ़ जाती है। उसकी बातें सुन अर्पिता खुद से ही बड़बड़ाती है, ये लड़की भी गोल गोल बातें करना सीख गई है। अब यहाँ कुंज गली तो बगीचा ही हो सकता है, जो कि एक नीचे और एक छत पर है। नीचे के दरवाजा इतनी जल्दी खुले नहीं है, अर्थात छत पर ही होंगे, अब वहीं जाना होगा हमें।
कहते हुए अर्पिता छत की ओर बढ़ जाती है। वही सॉन्ग सुनते हुए शान को अर्पिता के इत्र की खुशबू महसूस होती है और वह गाना बंद कर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर वैसे ही सर रख बैठ जाते हैं। गाना बंद होती है, उन्हें पायलों की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे सुन वो मन ही मन कहते हैं, तुम्हारे आने की चुगली ये पहले ही कर देती है मेरी पगली। अर्पिता ऊपर आती है और शान की आंखें बंद किए मुस्कान देख कहती है, अभिनय हो गया हो तो अब ये बताओ शान, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या किया जा रहा है? शान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो बैठे हुए अर्पिता को कुछ बोलने का इंतजार करने लगते हैं। ये देख अर्पिता कुछ सोचकर वापस मुड़ती है और दरवाजे की ओर जाने लगती है। उसके जाने की हाथ सुन शान आंखें खोल उठते हैं और तुरंत उसके आगे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। शान की यह हरकत देख अर्पिता मुस्कुराती हुई बोली, तो आ गए आप लाइन पर शान? प्रशांत बोले, हाँ आना ही पड़ा, नहीं तो तुम नीचे चली जाती, जिससे मैं तुम्हारे साथ के 2 मिनट चुरा नहीं पाता। अच्छा जी ये बात है, अर्पिता बोली। हाँ जी ये बात है, शान ने अर्पिता की आंखों में देखते हुए कहा। शान को यूं इतने पास देख अर्पिता धड़कने पहले तेज हो जाती है। उसे शीला माँ का लिया हुआ वचन याद आता है और वो शान से कहती है, ठीक है, लेकिन वक्त चुराने का अभी सही समय नहीं है शान, आप नीचे चलिए, माँ याद कर रही है आपको, वो मिलना चाहती है आपसे। ठीक है, तुम चलो अप्पू मैं आता हूँ, शान ने कहा तो अर्पिता ठीक है कह नीचे चली जाती है। वही शान कुछ सोचते हुए नीचे आते हैं और शीला जी के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। शान को देख शीला जी बेहद खुश होती है और शान को अपने पास आने को कहती है। शान शीला जी के पास तो जाते हैं लेकिन कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। ये देख शीला जी बोली, क्या हुआ प्रशांत, तुम वहाँ क्यों खड़े हो गए? यहाँ आगे मेरे पास आओ। शान कुछ नहीं कहते, बस वही खड़े रहते हैं। अर्पिता बाहर सबके साथ ही होती है। प्रशांत शीला जी से बोली, माँ अभी नहीं, मैं बाद में फुर्सत से आपके पास बैठता हूँ। वो क्या है ना, बहुत काम पड़ा हुआ है, ठीक है? कह शान बाहर चले आते हैं और शोभा जी शान को देख उसे आवाज दे अपने पास बुलाती है। शोभा जी, प्रशांत छोटी तो साथ चल नहीं सकती तो कोई बात नहीं है, पूजा हम लोग मिलकर कर आते हैं। घर पर जीजी है, वो छोटी के पास रहेगी। सारी तैयारियां हो चुकी है तो तुम, परम, अर्पिता, किरण और सुमित चारों एक गाड़ी में निकलो। मैं, राधु, प्रेम और स्नेहा ये दूसरी गाड़ी में आते हैं, ठीक है? जी ताई जी, शान बोले और बाहर गाड़ी निकालने चले जाते हैं। किरण भी लाल रंग के हल्के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी है। अर्पिता एवं किरण दोनों साथ ही साथ बाहर निकलते हैं। परम, शान और सुमित तीनों बाहर ही होते हैं। दोनों जाकर गाड़ी बैठ जाती है। परम शान के पास आकर बोले, भाई आप बड़े हो ना, तो गाड़ी आप ड्राइव करो, मैं तो आराम से बैठकर जाऊंगा। कहते हुए वो तुरंत पीछे बढ़ते हैं और सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उसकी ये हरकत देख शान बोले, छोटे तेरी हरकतें नहीं सुधरेगी। परम हंसते हुए बोले, ना भाई छोटे जो ठहरा। शान, उसी का फायदा उठाकर बच जाते हो हर बार। अच्छा चलो बैठो, शान ने कहा और गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। सुमित खिड़की की ओर सर रख आंख बंद कर लेते हैं तो शान गाड़ी का मिरर अर्पिता की ओर सेट कर लेते हैं, जिसे देख अर्पिता मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अर्पिता चोरी चुपके शान की ओर देखने लगती है। वही शान भी साथ ही साथ गुनगुनाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक नज़र अपनी नई नवेली पत्नी पर भी डाल देते हैं। परम किरण के पास जाकर धीरे से उसे कहते हैं, तुमने कभी लव बर्ड्स देखे हैं किरण? नहीं तो परम, ठीक है फिर देखो, आज तुम्हें एक नहीं 3-3 लव बर्ड से मिलवाता हूँ। एक को तुम यहीं देख लो गाड़ी में, किरण ने प्रशांत और अर्पिता को देखकर कहा। किरण बड़बड़ाते हुए कहती है, सो तो है, आखिर इनकी बीरबल की खिचड़ी पक ही गई। कुछ कहा तुमने किरण? परम ने पूछा तो किरण बोली, एक ही, बाकी 2 कहाँ हैं? अच्छा वो मंदिर पहुँचने पर बताऊंगा, सो इंतजार करो तब तक। ठीक है करती हूँ, उसके अलावा कोई और विकल्प भी कहाँ है? किरण ने उदास लफ्जे में कहा, जिसे सुन परम मुस्कुराते हुए बोला, इसका भी अपना अंदाजा है किरण। कुछ समय गुजरने के बाद शान कुलदेवी के पास पहुँच गाड़ी रोक देते हैं। शोभा, राधु, स्नेहा भी पहुँच जाते हैं। सभी गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे मंदिर परिसर में पहुँचते हैं।
जहाँ शोभा जी अपने परिवार के रिवाज के अनुसार पूजन कार्य संपन्न कराती है एवं दोनों नवविवाहित जोड़े के देवी की आशीष दिलाती है। कुछ समय सभी वही परिसर में ही बैठते हैं। प्रेम राधु के पास ही होते हैं। शोभा से पूछकर उसे कुछ हल्का खाने और पीने को देते हैं। उन दोनों को ऐसा देख परम किरण से कहता है, तो अब तुम मिलो हमारे परिवार के दूसरे लव बर्ड्स से, जिनके बारे में मैंने सिर्फ फोन पर बताया था। प्रेम भाई और राधु भाभी, हमारे परिवार का सबसे स्वीट कपल। अब इनके बारे में जानने के लिए तो इनकी डायरी पढ़ो, अधूरा इश्क, जिसके बारे में सबको पता है, यहाँ तक कि इनके दादाजी को भी। परम की बात सुन किरण हैरान होते हुए कहती है, क्या सच में दादाजी को भी? परम जी, इनकी कहानी को मुकम्मल कराने के लिए हम सबको बहुत पापड़ बेलने हैं। तुम्हें जब फुर्सत में बताऊंगा। वो जो देख रही हो ना स्नेहा भाभी को, वह घर की सबसे बड़ी बहू और राधु भाभी की कजन बहन है। ये है हमारे परिवार के तीसरे लव बर्ड्स। इनकी शादी हमारी तरह अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन लव बर्ड्स ये भी है। इनसे तो मैं शादी में मिली हूँ परम जी, किरण ने कहा। शोभा जी के कहने पर सभी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं एवं वापस घर के लिए निकल आते हैं। इस बार गाड़ी सुमित ड्राइव करते हैं और शान आगे सुमित के पास ही बैठते हैं। घर पहुंचने के बाद शान, अर्पिता और किरण परम दोनों जोड़े सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये देख शोभा जी बोली, यहाँ तो सबका आशीष मिल गया है सबको, लेकिन अभी इस घर की एक सदस्य और बाकी है, वो है शीला। तो चारों जाओ उनका भी आशीष ले लो, उसके बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करना। जी माताई जी, चारों ने कहा और शीला जी के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर शान परम से कहते हैं, छोटे पहले तुम दोनों चरण स्पर्श कर लो, हमें यही कुछ देर रुकना है। जी भाई, परम ने कहा और आगे बढ़कर दोनों ने शीला की पैर छुए एवं उनका आशीष ले वहां से चले आते हैं। उनके जाने के बाद शान और अर्पिता आगे बढ़ते हैं, लेकिन शान 2 कदम बढ़ ही रुक जाते हैं। अर्पिता शान की ओर सांवलिया नजरों से देखती है तो शान बोले, नहीं अप्पू, माँ का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा तो चरण स्पर्श करने से क्या लाभ? इनके लिए तो तुम उनकी कोई भी नहीं। शान के कहे शब्द अर्पिता के साथ साथ शीला को भी चकित कर देते हैं। अर्पिता हैरान हो बोली, आप ये क्या कह रहे हैं शान? वह आशीष दे या ना दे, उनकी मर्जी है। शान, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए ना, माँ है वो आपकी। शान ने मुंह घुमाकर नजरें फेरते हुए कहा, माँ है अर्पिता, लेकिन तुम भी मेरी पत्नी हो। जहाँ तुम्हारा तिरस्कार हो, अपमान हो, मैं वहाँ नहीं झुक सकता, फिर चाहे वो माँ क्यों ना हो। मैं जा रहा हूँ, सॉरी अप्पू, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। कहते हुए शान वहाँ से चले आते हैं। अर्पिता कभी शान को तो कभी शीला जी को देखने लगती है। वहीं शीला शान के ऐसे व्यवहार से दुखी होती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता उनके पास जाकर कहती है, हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं, आप प्लीज रोइए मत। कहते हुए अर्पिता बिन शीला की जवाब सुने वहां से शान के पास चली जाती है, जो वही कमरे से बाहर ही खड़े होकर किसी को कॉल लगा रहे हैं। अर्पिता शान के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ खींच वापस शीला के कमरे में ले आती है और दरवाजा बंद कर उनका फोन उनके हाथ से छीन लेती है। अर्पिता बोली, शान क्या कर रहे हो आप? शान अर्पिता की आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट अप्पू। अर्पिता, हमें प्रोटेक्ट किससे शान? शान, उन सब बुरी भावनाओं, बुरी नजरों और बुरी बातों से जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ओहो शान, आपको हमारी परवाह है, हम जानते हैं, लेकिन हमें आपसे जुड़े हर रिश्ते की परवाह है। आपने जो कुछ देर पहले किया है वो गलत है शान। माँ को कितना दुख हुआ है ये जानकर उनका बेटा उनके पास आकर आशीष नहीं लेना चाहता। शान थोड़ी तेज आवाज में बोले। अर्पिता, जब उनके बेटे ने बस चंद शब्द बोले उनकी दूर जाने के लिए तो उन्हें बुरा लगा, उनके आंसू आ गए, लेकिन जब तुमसे उन्होंने बदचलन चरित्रहीन कहा तब तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं है? शान की बात सुन अर्पिता बोली, शान धीरे कहो, माँ सुन रही है। और हाँ, हमें बुरा लगा, तब लगा, रिश्ते दूसरे थे, अब हमारे रिश्ते दूसरे हैं जिन्हें हमें हर कीमत पर संभालना है। शीला दोनों के बीच की बातें बड़े ध्यान से सुन रही है। शान शीला से कहते, अर्पिता से बोलो। अर्पिता, आज शाम तक माँ की जिंदगी देखभाल करनी है ना, वह कर लो। कल सुबह ही हम तुम्हें लेकर लखनऊ निकल रहा हूँ। मैं यहाँ अपनी पत्नी को किसी के ताने उलझने सुनने के लिए
छोड़कर नहीं जाऊंगा। सान की बात सुन अर्पिता शॉक्ड हो जाती है। वह समझ नहीं पाती है अब क्या कहे क्या करे। सान बाकी बातें बाद में, पहले माँ का आशीर्वाद ले लो, अर्पिता टकते हुए बोली। सान, अरे अर्पिता तुम क्यों उदास हो रही हो? तुमसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस माँ से कह रहा हूँ। तुम्हें एक बात साफ बताना चाहता हूँ, जितनी जगह उनकी मेरे जीवन में है उतनी ही अब से तुम्हारी भी है। जितनी इज्जत मैं उन्हें देता हूँ उतनी ही तुम्हें भी देता हूँ। और मैं यह हरगिज नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ रहकर रोज नई नई उपाधियों को प्राप्त करो। तो अपना सामान पैक कर लेना, कल सुबह ही हम निकल रहे हैं। कहते हुए सान आगे बढ़ते हैं और शीला जी के चरण स्पर्श कर वहाँ से निकल जाते हैं। अर्पिता सान के इस रूप को देख हैरान हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, सान आप इतने सुलझे हुए हैं कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी अभी आप रिश्तों को उलझने वाले बातों करके गए हैं। आप ये जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वह शीला जी को देख उनके पास जाकर कहती है, माँ यह सब क्यों कर रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना यकीन मानिए हमारा कि हम आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें यहाँ रोकने की, लेकिन आप परेशान मत होना, क्योंकि अगर आप परेशान हो गए तो फिर जल्दी से ठीक कैसे होगी। और आपको तो हमें डांटने के लिए जल्दी से ठीक होना है। अभी आप ऐसे डांटेंगी तो हम बाहर दौड़कर जा सकते हैं, लेकिन जब आप चलने लगेगी फिर हम कहाँ जा पाएंगे? कहीं नहीं ना। तो बस परेशानी नहीं, बस चेहरे पर आने और मन में खुशी रखिए, ढेर सारी खुशी। अर्पिता ने इस अंदाज में कहा कि शीला माँ न चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है। वहीं प्रशांत शीला जी के कमरे से बाहर आकर सीधे शोभा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, ताई जी सर दर्द हो रहा है, क्या आप अपने हाथों से मालिश कर देगी? शोभा जी मुस्कुराते हुए कहती है, बैठ करती हूँ, बस तेल लाओ। ठीक है सान बोले। शीला जी उठकर वापस वहाँ से चली आती है तो सान वहीं बैठ उनके आने का इंतजार करने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं, सॉरी माँ, आपको अर्पिता के बारे में अपनी राय बदलने के लिए मेरे पास इससे बेहतर कोई और विकल्प शेष नहीं है। मुझे रूढ़ ही होना पड़ेगा आपसे, तभी आप अर्पिता की अच्छाई, उसकी खूबियों को समझ पाएगी। आप समझ पाएगी कि कभी कभी आंखों देखा सच भी झूठ होता है। शोभा वहाँ आती है और वो सान को सोच में डूबा हुआ देख बोली, चलो बताओ अब क्यों परेशान हो सान? प्रशांत ने एक बार शोभा जी की ओर देखा और बोले, आप भी सान क्या बुलाने लगी? शोभा, क्यों ना बुलाऊं, इतना प्यारा नाम मिला है तुम्हें तो क्यों ना बुलाऊं। क्या ताई जी, आपके मुंह से तो वही अच्छा लगता है। प्रशांत, आप वही कहिए। शोभा हंसते हुए, ठीक है, ज्यादा बातें ना बताओ, सीधे सीधे कहो किसी स्पेशल के लिए रहने दो ताई जी। शोभा की बात सुन सान मुस्कुराते हुए बोले, ताई जी, किसी स्पेशल के लिए रहने दीजिए। शोभा, तो अब बातें हुई, बताओ क्या हुआ, क्यों सरदर्द हो रहा है, किस वजह से परेशान हो? ताई जी, मैं आपसे एक सीक्रेट बात शेयर कर रहा हूँ, इसे आप हम दोनों के बीच रखिएगा, तब तक ठीक नहीं हो जाता। शोभा जी, ठीक है बताओ फिर क्या बात है? सान गंभीरता से बोले, ताई जी, मैंने आज जानबूझकर माँ का दिल दुखाया है, ये एहसास दिलाने के लिए कि किसी से अगर हम कड़वा बोलते हैं तो कितना बुरा लगता है। आपको तो पता ही है कि कल मैं यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ। माँ को और पिता के बारे में अपनी राय बदलने के लिए मैंने उनके सामने यही बोला है कि मैं कल अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ अर्पिता हर संभव प्रयास करेगी मुझे यहीं रोकने के लिए, लेकिन मुझे रूढ़ी बनकर यहाँ रुकना नहीं है। अंततः मैं यही निर्णय लेगी कि वो माँ को ऐसे छोड़कर मेरे साथ नहीं आएगी, जिससे माँ को सामने अर्पिता से झगड़ने का अभिनय कर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो मैं ये भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन गलत का साथ नहीं देगी। मुझे यकीन है वह जल्दी माँ को अपने बारे में राय बदलने पर मजबूर कर देगी। तब तक आप उसका ध्यान रखना। माँ अगर कुछ भी कह दे तो आप मेरी पगली को संभाल लेना, मैं आपसे बात करता रहूँगा। कहते हुए शांत शोभा के गोद में अपना सर छुपा लेते हैं और ये देख शोभा बोली, पागल लड़का, ये भी कोई कहने की बात है? तुम दोनों समझदार हो, तुम जो करने जा रहे हो वो तरीका टेढ़ा जरूर है, लेकिन कारगर यही होगा। देख लेना एक दिन अर्पिता और शीला का बॉन्डिंग मेरी और राधु की तरह ही होगी, सबसे मजबूत। उसके दो कारण है, पहला तो दोनों लगभग एक जैसे होना, और दूसरा दोनों की ताकत उनके पति का प्यार ही है।
जो उन्हें भी हारने और कमजोर नहीं पड़ने देगा। से तुम्हारी पगली की जिम्मेदारी मेरी, तुम आराम से निश्चित होकर जाओ। लेकिन प्रशांत, एक समस्या है, ये पगफेरे की रस्म भी होनी है। तुम सब कल निकल रहे हो, फिर ये रस्म कैसे होगी? बोले, ताई जी, रस्म तो तब होगी ना जब अर्पिता माँ को छोड़कर जाने को तैयार होगी। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा ना ही सुमित भाई, स्नेहा भाभी, प्रेम भाई, राधिका भाभी, परम, श्रुति, चित्रा, ये सभी तो कल ही निकल रहे हैं। दोनों ताऊजी और पापा अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। बच्चे आप और कमला ताई जी, उनके लिए ढेर भर का कार्य, तो माँ को देखभाल के लिए वो ये रस्म नहीं करेगी। शोभा बोली, इतना भरोसा? सान, हाँ, उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। शोभा, अगर मैंने कहा तब तो जरूर जाएगी, मेरी बात नहीं टालेगी। शोभा की बात सुन सान हंसते हुए बोले, आप बस एक बार बोलना, दोबारा नहीं। न उसने कोई बात बना दी तो कहना। इस पर आप मुझसे शर्त लगा लो। शोभा, ठीक है प्रशांत, लगी शर्त। मैं बस एक ही बार कहूंगी, अगर वो टाल गई तो मुझे गर्व ही होगा और इस घर की नई बहू को कोई कामचोर नहीं है। कहते हुए शोभा मुस्कुराई तो उसके साथ सान भी मुस्कुराने लगते हैं। शोभा जी, तो अब सरदर्द बंद हो गया ना? सान, जी ताई जी। गुड, तो अब एक कार्य करो, अपनी पैकिंग कर लो जाकर, ठीक? सान, जी ताई जी, ठीक है। कहते हुए वो उठे और कमरे की ओर चले जाते हैं। वही शीला को सोया देख अर्पिता भी धीरे उठकर बाहर निकल जाती है और सान से बात करने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। पायलों की आवाज सुन सान बोले, मुझे पता था, समय मिलते ही तुम जरूर आओगी अप्पू। वो जाकर बालकनी वाली खिड़की पर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता कमरे से अंदर आती है और आते हुए दरवाजा बंद कर देती है। वो सान की ओर बढ़ती है और पीछे से सान को गले लग जाती है। उसका सर सान के पीठ पर और हाथ सान के सीने पर होता है। सान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, अप्पू, तुम्हारा ये मेरे इतने करीब होना मुझे एहसास दिला रहा है तुम्हारे मेरे जीवन में मेरे अस्तित्व का। तो सान, अब अस्तित्व है तो आप एक बात बताइए, कल हम सच में यहाँ से चले जाएंगे? सान, जाना तो पड़ेगा, ऑफिस भी 10 दिनों बंद है और कोचिंग के बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुमने उन्हें 10 दिनों का समय दिया था। अर्पिता झिझकते हुए बोली, सान, तो क्या माँ इस हालत में अकेली रहेगी यहाँ? अगर हम माँ को भी साथ ले चले तो? अर्पिता की बात सुन सान मन ही मन बोले, इस बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। फिर वो बात तो बताते हुए बोला, माँ की देखभाल वहाँ कैसे करेगी अप्पू? 2nd फ्लोर पर हम लोग रहते हैं और इस पर तो ही 2 रूम है। अब तो रूम भी चेंज करना होगा, रूम वाला फ्लोर देखना पड़ेगा। और तू माँ के साथ ले जाने की बात करती हो? अर्पिता सान के पीठ से सर हटाते हुए बोली, सान, हमारा बिल्कुल मन नहीं था माँ को छोड़कर जाने का। सान मन ही मन बोले, जानता हूँ, और अर्पिता से बोले, अब तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। बीबी हो मेरी, तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अच्छा जी, जिद, हुकुम, वो भी अर्पिता व्यास पर, अर्पिता ने सामने आते हुए कहा। उसकी बात सुन सान मुस्कुराए और उसे गले से लगाते हुए बोले, व्यास नहीं, स्वीटहार्ट अर्पिता मिश्रा, जो अब मेरी बीबी है। अच्छा सुनो ना, अब क्या कह रहे थे सान, हम यहीं रुक जाए तो माँ ठीक हो जाएगी, तो हम वापस लखनऊ आ जाएंगे, अर्पिता ने कहा। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।